गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम, वंदे मातरम। साथियों, हम राजस्थान का जो अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम खारी झीलों का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे, यानी राजस्थान की खारी झीलें पढ़ रहे थे। और राजस्थान की खारी झीलों में हम खूब सारी झीलों का वर्णन कर चुके थे। उसके बाद में हम आते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खारी झील है सांबर झील। सांबर झील के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो सर्वाधिक क्वेश्चन सांबर झील से पूछे जाते हैं। ये हमारा राजस्थान और सांबर झील है वो यहाँ इस प्रकार, ये नागौर स्थित है। नागौर के पास में यहाँ अजमेर है और अजमेर जिससे लगा हुआ है वो है जयपुर। इस प्रकार ये जयपुर, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है और झील का नाम है सांबर। देखो, सांबर झील के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हमें इसकी लोकेशन, यानी इसकी स्थिति कहाँ है। लोकेशन, ये कहाँ स्थित है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। तो ये 3 जिलों की सीमा बनाती है। ये इस प्रकार, ये नागौर में भी है, ये वैसे इसकी स्थिति सही ढंग से नागौर, जयपुर और अजमेर में स्थित है, लेकिन ये सर्वाधिक जयपुर में ही स्थित है। जयपुर और नागौर में ही स्थित है और उसमें भी जयपुर में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल पड़ता है। और जयपुर में जहां सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो फुलेरा तहसील में। इस प्रकार ये जयपुर के फुलेरा में स्थित है सांबर झील। इसलिए जब भी आए कि सांबर झील कहां स्थित है, तो सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इस झील के बारे में लोकेशन की स्थिति कहेंगे तो इस प्रकार, भारत की सबसे बड़ी झील यहां पड़ता उड़ीसा, और उड़ीसा के महानदी जहां आकर के गिरती है उसी डेल्टा में स्थित है और वो झील है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी की झील है, लेकिन समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण इसे लेगून कहा जाता है। और चिल्का एक लेगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। महेश वरणवाल ये कहता है कि यहां स्थित है आंध्र प्रदेश और यहां स्थित है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जहां भारत का अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर, वहां एक झील है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। महेश वरणवाल यह कहता है कि भारत की दूसरी खारे पानी की झील पुलिकट है और तीसरी भारत की खारे पानी की झील सांबर है, यह महेश वरणवाल कहते हैं। लेकिन आंतरिक क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी झील है वो है सांबर, क्योंकि ये दो, चिल्का झील और पुलिकट झील, जो क्रमशः चिल्का झील सबसे बड़ी, सेकंड पुलिकट खारे पानी की झील है, तीसरी सांबर है, ये दोनों समुद्र के किनारे स्थित है जिसे लेगुन कहते हैं। और सांबर झील है वो आंतरिक क्षेत्र में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी झील है। लेकिन आरपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिल्का है और दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, और आंतरिक क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी झील सांबर कहलाती है। तो इस प्रकार भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, आरपीएससी क्वेश्चन के बाद जो आंसर की जारी की उसके अनुसार चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सांबर भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन आंतरिक क्षेत्र की सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील है वो सांबर झील है। इस प्रकार सांबर झील की जो ये स्थिति है इस प्रकार है, यदि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसका मतलब इसकी स्थिति ऐसे होती है, यानी ये सांबर झील उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली है, यानी ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली है। दक्षिण पूर्व की तरफ ये फैली है, इसकी लंबाई 32 किलोमीटर ये लंबी है और कहीं कहीं ये कम चौड़ी है, कहीं कहीं अधिक चौड़ी है। इस प्रकार ये 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। इसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर होता है। जो भारत का जो समुद्र तल का मापने का स्थल है, जैसे हमारा चेन्नई समुद्र तल से मापी जाती है, चेन्नई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1200 फीट मानी जाती है, 1200 फीट। इस प्रकार ये राजस्थान की नीची झील पड़ती है तलवाड़ा हनुमानगढ़, उसके बाद में सबसे नीचा स्थल है जो वो हमारी सांबर झील है।
इस प्रकार ये राजस्थान की सांबर झील सबसे नीची झीलों में से एक है। सांबर सबसे नीचे गड्ढे के रूप में यदि जाना जाए तो सांबर समुद्र तल से सबसे नीची बसी झील है क्षेत्रफल के अनुसार सांबर। तो इस प्रकार सांबर है वो 500 वर्ग किलोमीटर है, 32 किलोमीटर लंबी है, 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी है। इसकी यदि स्थिति पूछी जाए तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैली है। ये नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है। सर्वाधिक ये जयपुर में, इसलिए इसकी स्थिति जयपुर में कहलाती है और ये अजमेर की भी सीमा बनाती है। इस प्रकार इसकी स्थिति है। इस झील में गिरने वाली जो नदियां हैं उस नदियों की बात करते हैं। जैसे ये सांबर झील है, इसमें नदी आकर के गिरती है वो है मेंथा। फिर इसमें दक्षिण से नदी आकर के गिरती है वो है रूपनगढ़, मेंथा रूपनगढ़। फिर खारी, फिर खंडेला, खारी खंडेला। फिर एक नदी आती है देवयानी नाला, देवयानी नाला। फिर एक नदी और आती है तुर्तमती, तुर्तमती। एक नलियासर मस्जिद के पास से आती है जिसे नलियासर नाला कहते हैं, नलियासर नाला कहते हैं। इधर नागौर की साइड से एक बांडी का नाला भी आकर के गिरता है। तो इस प्रकार इसमें महत्वपूर्ण जो नदियां गिरती है वो रूपनगढ़, मंथा और खारी खंडेला, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और मंथा इसमें सर्वाधिक नमक की मात्रा लेकर के प्रवाहित होती है, नमक की सर्वाधिक मात्रा मंथा लेकर के आती है। इस प्रकार खारी खंडेला, खारी खंडेला, रूपनगढ़, मंथा, बांडी का नाला, नलियासर नाला, तुर्तमती, देवयानी नाला, इस प्रकार इसमें गिरने वाले नाले हैं और झील में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक महत्व सर्वप्रथम मिलता है हमें देवयानी की कथा के रूप में। देवयानी का यहाँ एक मंदिर स्थित है। ये देवयानी असुरों के, दानवों के कुल गुरु थे शुक्राचार्य, उन शुक्राचार्य की पुत्री थी, शुक्राचार्य की पुत्री थी। और इन्होंने, शुक्राचार्य ने इस देवयानी का विवाह जिसके साथ किया वो उसकी साम्राज्य थी, ये साम्राज्य का क्षेत्र था सांबर, ययाति के साथ में किया। इस प्रकार शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह ययाति के साथ इसी सांबर झील में किया था। और इसी देवयानी को जो है वो कुष्ठ निवारक देवी के रूप में जाना जाता है, कुष्ठ निवारक देवी, कुष्ठ निवारक देवी के रूप में जाना जाता है। देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहते हैं, तीर्थों की नानी भी कहते हैं। तो इस प्रकार तीर्थों की नानी कुष्ठ निवारक देवी है देवयानी, और उनका यहाँ मंदिर स्थित है। कुष्ठ निवारक झील के रूप में आ जाएं, विभिन्न प्रकार की खाज, खुजली और शरीर के अन्य असाध्य बीमारी जो कम समाप्त होने वाली होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। प्राचीन समय में जाम्बूला तालाब का निर्माण गुरु जंबेश्वर भगवान ने जाम्बा फलोदी में करवाया था। वो सबसे ज्यादा कुष्ठ निवारक झील के रूप में प्रसिद्ध है, कुष्ठ निवारक जाम्बूलाव के रूप में प्रसिद्ध है। और उनका विष्णु समाज में वही महत्व है जो गंगा का महत्व है। तो इस प्रकार मालदेव को कभी कुष्ठ रोग हुआ था और लोहा आकर करके जंबेश्वर भगवान से मालदेव मिले थे। तब जंबेश्वर भगवान ने मालदेव को कहा था कि जाम्बा जाकर के स्नान करके आ। वो जंब सरोवर में स्नान करने गए और जंब सरोवर को खुदवाने में मदद भी की थी। कहते हैं कि मालदेव उसके बाद में जो है कुष्ठ से एकदम फ्री हो गए, मुक्त हो गए। तब उन्होंने वहां से वो यात्रा करते हुए पोखरण गए और पोखरण के किले का निर्माण करवाया था। तो मालदेव और जंबेश्वर भगवान की जो भेंट की कथा आती है वो इस प्रकार जाम्बूला तालाब की भी कुष्ठ निवारक तालाब के रूप में, झील के रूप में, पवित्र स्थान के रूप में आता है। तो देवयानी भी कुष्ठ निवारक देवी के रूप में जानी जाती है और इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। इनके अलावा ये एक प्राकृतिक झील है शुद्ध रूप से, सांबर झील शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक झील है। लेकिन राजस्थान में एक शिलालेख है और उस शिलालेख के अनुसार ये यहां भीलवाड़ा पड़ता है और भीलवाड़ा की एक तहसील है बिजोलिया, बिजोलिया। ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन ठिकाना था बिजोलिया। और बिजोलिया के गांव में 1170 ईस्वी का
भगवान पार्श्वनाथ के, श्याम पार्श्वनाथ का जो मंदिर है उसमें एक शिलालेख लगा है 1170 का, और 1170 का शिलालेख यह कहता है, जिन्होंने उस पे जो नाम अंकित किया गया है कि जैन श्रावक थे, जैन पुजारी थे लोलाक, ये लोलाक ने स्थापित करवाया था, जैन श्रावक लोलाक ने स्थापित करवाया था। और लोलाक ने जो 1170 ईस्वी में पार्श्वनाथ के मंदिर में स्थापित करवाया था बिजोलिया का शिलालेख, राजपूतों की उत्पत्ति के कई प्रजातियों से उत्पन्न होने के प्रमाण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से राजपूत उत्पन्न होने का, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से राजपूत उत्पत्ति का सिद्धांत इसी बिजोलिया शिलालेख से निकला था, और ये 1170 का है। उसमें भी चौहानों की उत्पत्ति का, यानी चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, ये बिजोलिया शिलालेख कहता है। इससे पहले चंद्रबरदाई ने अपने लेखों में यह लिखा है कि गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू पर जब यज्ञ किया, तब उस यज्ञ से, यानी दानवों से बचाने के लिए जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से उन्होंने गुर्जर जो प्रत्यार है, परमार, प्रत्यार, चौहान, चालुक्य, इन 4 जातियों की उत्पत्ति की थी। उन्होंने आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति किया था, यह चंद्रबरदाई कहता है। लेकिन बिजोलिया शिलालेख यह कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई थी, और वो 1170 का जो पार्श्वनाथ के मंदिर में शिलालेख लगा है उससे लगा है। उसमें और आगे उल्लेख किया गया है कि ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान ने ही चौहान वंश की स्थापना की, चौहान साम्राज्य के प्रथम वंश की, चौहान वंश की स्थापना इसी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में स्थापित किया था। और सांबर झील के चारों ओर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया, इसलिए चाहमान यानी चारों ओर, और चारों ओर स्थित होने के कारण बिगड़ते बिगड़ते चाहमान से चौहान हो गया, और चौहानों की राजधानी है वो किसी समय अनंतपुर थी, लेकिन बाद में अहिछत्रपुर हो गई। अहिछत्रपुर वर्तमान में नागौर कहलाता है। इस प्रकार इतिहास के झरोके से हम देखें तो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में करवाया था। यह आरएस मैन में पूछा गया, मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि वासुदेव सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, यहाँ चौहान वंश की स्थापना किसने की। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। झील के चारों ओर होने के कारण चाहमान से ये चौहान कहलाए। इनकी राजधानी सिक्कर के अंदर सर्वप्रथम अनंतपुर थी, और अनंत प्रदेश के बाद में इनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर हो गई। फिर इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके अजमेर ले आए, और इस प्रकार अजमेर इनके कालांतर में लंबे समय तक राजधानी रही। तो इस प्रकार बिजोलिया शिलालेख हमें चौहानों की उत्पत्ति का एक प्रमुख प्रमाण पेश करता है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में इस झील की स्थापना की। आगे इस झील के बारे में, इस झील में नमक का कार्य, यानी ये सर्वाधिक नमक उत्पन्न करता है। ये राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करता है। राजस्थान का 80% नमक उत्पादन करता है। ये भारत का 8.7% नमक, यानी 8.70% नमक भारत का उत्पादन करता है ये। और आंतरिक क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी झील है, क्योंकि भारत में नमक उत्पादन का कार्य सर्वप्रथम सर्वाधिक जो किया जाता है वो गुजरात के भावनगर में किया जाता है, और गुजरात का भावनगर भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादक राज्य में आता है। और भारत में सर्वाधिक नमक समुद्र तटीय राज्य उत्पन्न करते हैं, उनमें गुजरात सर्वप्रथम आता है। लेकिन आंतरिक क्षेत्रों में सर्वाधिक नमक उत्पादन का कार्य झीलों के अंदर हमारा राजस्थान करता है, और वो भारत का 8.7% करता है। जो राजस्थान का कुल 80% नमक सांबर झील अकेली उत्पन्न करती है। नमक उत्पादन के कारण है ये इधर रहता था मारवाड़ और इधर रहता था जयपुर। ये मारवाड़ और जयपुर के बीच में झगड़े की जड़ थी सांबर झील, क्योंकि भारत में सर्वाधिक नमक यहीं से निर्यात किया जाता था, यहां से नमक मध्य एशिया तक जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पहले अलग अलग राजाओं के अधीन रही, लेकिन 1709 से लगा करके 1869 तक ये मुगलों के अधीन रही। मुगलों ने यहां
एक अधिकारी को नियुक्त कर रखा था जिसे अमील कहते थे। नमक का जो अधिकारी होता था उसको अमील कहते थे। और सांबर झील पे अधिकार कर लिया था 1709 से 1869 तक इन पे मुगलों का अधिकार रहा। और कालांतर में ये सांबर झील जयपुर राजघराने और मारवाड़ के राजघरानों के बीच में आधा आधा नमक का बंटवारा होता था और इन दोनों के अधिकार में रही थी। 1869 के बाद में इन्हें अंग्रेजों ने लीज पर ले लिया। अंग्रेजों ने लीज पे ले लिया, जो 1947 तक ये अंग्रेजों के अधीन रही सांबर झील। इस प्रकार यहां खूब सारे नमक कर के लिए। कालांतर में मेवाड़ ने भी डीडवाना झील को जीत करके सांबर पर आक्रमण किया था। कुंभा के समय कुंभा के कीर्ति स्तंभ के अंदर यह वर्णन आता है कि डीडवाना को, जहां डीडू नमक उत्पादन किया जाता है, वहां आक्रमण किया था कुंभा ने और उसे जीत लिया था। सांबर झील के अंदर जो नमक उत्पादन का कार्य है वो क्यार विधि से किया जाता है। क्यार विधि में क्या होता है कि इस प्रकार छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती है और छोटी छोटी क्यारियां बना करके इसमें क्या होता है कि इन क्यारियों में जल भर लिया जाता है। और यदि यहाँ जल सूख जाता है तो जल है वो कुओं से लिया जाता है। कुओं से लेकर के इस एक क्यारी से जल इसमें डाल दिया जाता है और जब जल के ऊपर खारे पानी की परत आ जाती है उसे विभिन्न प्रकार के लकड़ी के यंत्रों से हिला करके वापस जमा देते हैं। 2-3 दिन के वापस सूर्य विधि से वाष्प उत्सर्जन होता रहता है, पानी उड़ता रहता है और जब वापस उसे हिला करके नमक को नीचे जमा दिया जाता है। जब नमक नीचे गाढ़ा हो जाता है जल, तो उस नमक को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब जल स्थानांतरित हो जाता है तब पीछे जो गाढ़ा पदार्थ रहता है उसे सूखने दिया जाता है और ट्रैक्टरों के माध्यम से उसे इकट्ठा करके ले जा करके ढेर, उसके बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नमक का पहाड़ बन जाता है और ये वर्षा ऋतु के अंदर है, नमक उत्पादन नहीं किया जाता है। वर्षा ऋतु के अलावा जो है ग्रीष्म और सर्दी ऋतु में उत्पन्न किया जाता है। यानी 8 से 9 महीने नमक उत्पादन का कार्य होता है, 2 से 3 महीने या नमक का कार्य बंद रहता है। फिर उन पहाड़ों को मशीनों में डाल करके उसमें NaCl मिलाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो अपना नमक उत्पादन करती है और यहाँ की जो निजी संस्थाएं नमक उत्पादन की, इनको देवल कहते हैं। ये देवल राजस्थान की हर झील में जो संस्थाएं उससे देवल कहते हैं। विशेषकर ये पचपदरा का शब्द है देवल। और क्यार से नमक का इस प्रकार, इसलिए इसे क्यार नमक कहा जाता है सांबर को। और इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं सांबरी नमक। ये ऊंटों, गायों, भैंसों के लेने के लिए, देने के लिए भी सांबरी नमक की भेलियां बनाई जाती है, उससे सांबरी नमक कहते हैं। क्यार में बनाने के कारण इसे क्यार कहते हैं। जैसे डीडवाना के अंदर क्या करते हैं कि झील को क्यारियों में बनाने के बाद उसमें NaCl जो मिलाया जाता है, उसको मिलाने की विधि है वो क्यार में ही मिलाई जाती है, तब उसे ब्राइन नमक कहते हैं। इस प्रकार जो NaCl का घोल होता है उसे ब्राइन कहते हैं। जो सांद्रता वाला नमक होता है उसे ब्राइन कहते हैं। इसलिए डीडवाना के झील में बनने वाले नमक को ब्राइन नमक भी कहते हैं, ब्राइन नमक कहते हैं। और स्थानीय नाम उसका डीडू है। इस प्रकार डीडू नमक ब्राइन से तैयार किया जाता है। एक नमक की परिभाषा होती है रेस्ता नमक। रेस्ता नमक क्या होता है? जैसे पचपदरा झील है बाड़मेर की, पचपदरा झील के अंदर क्या होता है कि जैसे एक झील का पार्ट है, इस झील के पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो गाढ़ा पदार्थ होता है, जो नमक का नीचे बैठा हुआ भाग होता है, उससे कुदालियों से, फावड़ों से किनारे कर दिया जाता है और किनारे उसे सूख, जो पश्चिम से आने वाली लू है उस लू से वो सूखता रहता है और उसे सूख करके जब इकट्ठा हो दिया जाता है तो उसे ऊंचाई पर ले जा करके रख दिया जाता है। तो इस नमक को कहते हैं, जो वायु पद्धति से, वायु प्रवाह पद्धति से जो नमक बनता है उसे रेस्ता कहते हैं। रेस्ता पचपदरा झील की विशेष विशेषता है क्योंकि उसमें नमक पानी सुखाया नहीं जाता है, पानी के अंदर से नमक के गाढ़े पदार्थ को किनारों पर डाल दिया जाता है। जब किनारों से वो सूख जाता है तो उसे ऊंचाई पर ले जा दिया जाता है और फिर मशीनों में डाल करके उसे पचपदरा नमक तैयार किया जाता है। इसलिए पचपदरा वाले नमक को रेस्ता कहते हैं। और ब्राइन नमक क्या है? डीडवाना के अंदर क्यारियों के अंदर सूखा करके उसे NaCl, जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा उस क्यार के अंदर ही मिलाई जाती है, इसलिए वो ब्राइन है और इसका क्रिस्टल बनाते हैं। फिर इसी प्रकार सबसे ज्यादा क्यार वाला नमक है वो सांबर में तैयार किया जाता है, इसलिए उसे सांबरी कहते हैं। डीडवाना को डीडू कहते हैं और ब्राइन द्वारा तैयार किया जाता है। NaCl का सांद्रता वाला घोल है उसे ब्राइन कहते हैं। और रेस्ता जो वायु प्रवाह प्रणाली से तैयार किया जाता है। नमक बनाने का जो कार्य है
वो सांबर साल्ट लिमिटेड करता है, सांबर साल्ट लिमिटेड करता है। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। ये सांबर साल्ट लिमिटेड है वो जैसे भावनगर में काम करती है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इस हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सांबर साल्ट लिमिटेड यानी एसएसएल एक सहायक कंपनी है और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की भागीदारी 60% है और सांबर साल्ट की जो सहायक कंपनी है इसकी भागीदारी 40% है, यानी 60% केंद्र सरकार का हिस्सा है और 40% इस झील में राज्य सरकार का हिस्सा है। अंग्रेजों के समय यहां बड़ी बड़ी लाइनें बिछाई गई है, जो ट्रेन की लाइनें होती है उस पूरे एक जाल बिछा दिया गया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों ने सर्वाधिक नमक कर लगाया था और यहां से नमक उत्पन्न करके वो अपने विदेशों तक को निर्यात करते थे, क्योंकि नमक की सांभरी नमक की एक अलग विशेषता होती है, इसका क्रिस्टल और इसका चमकीलापन, इसलिए अंग्रेजों ने इस झील से उत्पन्न नमक को विदेशों तक में निर्यात किया था। इस प्रकार अब बात आती है कि सांबर झील की जो वर्तमान में ये खूब सारी सुर्खियों में रही है। एक तो ये सुर्खियों में रही है कि यहाँ 4000 मेगावाट की राजस्थान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रस्ताव आए हैं, तो इस प्रकार 4000 के मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र इस झील के किनारे लगाए जाएंगे। दूसरी, इसमें एक एवियन बोट्यूलिज्म, पक्षियों की एक बीमारी थी एवियन बोट्यूलिज्म, इस प्रकार एवियन बोट्यूलिज्म को लेकर के ये सुर्खियों में रही थी, जिसके अंदर हजारों की संख्या में पक्षी है वो बीमारी से ग्रसित हो गए और मर गए। तो वहां एक जांच कमेटी बैठी और इस प्रकार उस जांच कमेटी ने पाया कि उस झील में प्रदूषित एक प्रकार की जो शैवाल है वो प्रदूषित हो गई और उसके कारण एवियन बोट्यूलिज्म के कारण ये पक्षी है वो शिकार हो गए। इसमें अपने प्रवास के लिए जानी जाती है, यहां से कुर्जा आती है और कुर्जा के बाद यहाँ जो पक्षी आता है सबसे ज्यादा वो है राजहंस। कुर्जा और राजहंस पक्षी है। राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी भी है। गुजरात का जैसे अपना गोडाउन है वैसे यहाँ का राज्य पक्षी है गुजरात का राजहंस। और कुर्जा जो वीर्य पक्षी के रूप में अपने जोधपुर खिंचन गांव है वो कुर्जा पक्षियों के लिए जाना जाता है। कुर्जा सांबर में भी आती है और इस प्रकार जो ताल सापर अभ्यारण्य है, ताल सापर में भी कुर्जा पक्षी आता है और जो काले हिरणों के साथ विचरण करते हैं, काले हिरणों के साथ में। और कुर्जा पक्षी के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो है खिंचन जोधपुर। खिंचन जोधपुर स्थान है वो कुर्जा पक्षियों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये रामसर साइट में शामिल की गई है। रामसर साइट जिसे हिंदी में कहते हैं रामसर अभिसमय, रामसर अभिसमय में शामिल की गए। अब देखो समझते हैं कि रामसर अभिसमय क्या है और ये क्यों प्रसिद्ध है। रामसर अभिसमय, रामसर जो स्थान है वो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये फारस की खाड़ी जिसे ईरान कहते हैं, और ये हमारा प्यारा सा इंडिया, यहाँ श्रीलंका स्थित है। ये जो फारस है और इस फारस के ऊपर जो स्थित है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, इस कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में, जैसे ईरान की राजधानी तेहरान, इसी प्रकार इस कैस्पियन सागर के तट पे ईरान का एक पर्यटन स्थल है रामसर। इस रामसर के अंदर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ विश्व के देशों का। सारे विश्व के देश इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सम्मेलन किया और सम्मेलन इस बात को डिस्कस करने के लिए हुआ कि संसार के अंदर है जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, और आर्द्र भूमि का जो परिभाषा निर्धारित की गई कि ऐसा स्थल जो कम से कम 8 माह तक जिसमें जल से संतृप्त रहें, जल सैचुरेटेड रहें, जल संतृप्त रहें, यानी जल से ढका रहें, कम से कम 12 महीना के अंदर, 1 वर्ष में 8 माह तक वो जल से संतृप्त रहें या पूरे साल ही संतृप्त रहें, लेकिन जल है वो थोड़ा सिंचला हो, ऐसा नहीं कि गहरा डीपली हो, सिंचले जल के अंदर कम से कम 8 माह रहे। हमारी इसी प्रकार जो हमारी झील है
राजस्थान की सांबर झील। सांबर झील भी 8 से 9 महीने तक पूरे सांबर झील है वो जल से संतृप्त रहती है, यानी यहां साल भर ही जल रहता है, लेकिन पूरे सांबर के अंदर 8 से 9 महीने जल से संतृप्त रहती है। तो उससे वेटलैंड जो भूमि है, वेटलैंड भूमि के अंदर बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक पाई जाती है। उसमें एक जलीय पौधे उगते हैं और एक विशेष प्रकार की वनस्पति और जीव उत्पन्न होते हैं, और बाहर वाले जो पक्षी है वो उनका भोजन एक विशेष वनस्पति और जलीय जीव होते हैं। इसलिए वेटलैंड को बचाने के लिए और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए रामसर साइट के अंदर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971, और ये लगभग नवंबर 1975 में ये अभी समय जो है लागू किया। लेकिन भारत जो है वो लगभग 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ। 1 फरवरी 1982 को हमारा इंडिया इसमें शामिल हुआ। 2022 के मार्च महीने के अनुसार 49 आर्द्र स्थल भारत के जो है वो इसमें है। 49 आर्द्र स्थल भारत के इसमें स्थित है, और विश्व के लगभग 1929 वेटलैंड घोषित कर चुके हैं, वेटलैंड। और भारत की सबसे बड़ा जो आर्द्र स्थल है वो यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा आर्द्र अभी समय स्थल है। तो इस प्रकार मन्नार की खाड़ी और भारत में लगभग 49 हो गए। राजस्थान में आर्द्र स्थल 2 है। पहला जो आर्द्र स्थल घोषित किया वो था हमारा भरतपुर के अंदर केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो शामिल किया गया वो 1981 में किया गया। और हमारी जो रामसर साइट में सांबर झील जो शामिल की गई, सांबर झील को 1990 में शामिल किया गया। इस प्रकार भारत का राजस्थान का पहला रामसर साइट स्थल है वो केवलादेव घाना पक्षी है, और दूसरा है वो सांबर है। केवलादेव घाना पक्षी 1981 में शामिल किया गया, 1990 में सांबर स्थल को शामिल किया गया। इसके बाद 2018 के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने उसे एक ऑथोरिटी बनाने की सलाह दी, और राजस्थान स्टेट वेटलैंड ऑथोरिटी का गठन 2018 में किया गया। 10 अप्रैल 2018 को राजस्थान स्टेट वेटलैंड ऑथोरिटी का गठन कर दिया गया। कब? 10 फरवरी 2018 को राजस्थान स्टेट वेटलैंड ऑथोरिटी का गठन किया गया। तो इस प्रकार राजस्थान स्टेट वेटलैंड ऑथोरिटी है वो झीलों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और रामसर साइटों को सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया। इस प्रकार सांबर झील जो 3 जिलों में पड़ती है, और जहां सांबर झील का पश्चिमी क्षेत्र है, यहां एक स्थान स्थित है नावा राजस्थान का प्रथम साल्ट म्यूजियम है। इस साल्ट म्यूजियम को स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, और इस म्यूजियम के अंदर नमक, विभिन्न प्रकार के नमक जो बनाने के तरीके, विभिन्न प्रकार के नमकों के प्रकार। नमक कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है ब्लैक साल्ट एक नमक होता है जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक पहाड़ी नमक होता है जिसे रॉक साल्ट कहते हैं। और ये रॉक साल्ट है वो 2 पहाड़ियों के मध्य जो निम्न भूमि होती है उनके अंदर विभिन्न प्रकार के अवसाद बढ़ने के कारण उस रॉक पिघल जाने के कारण बनता है। और 84 के लगभग खनिज रॉक साल्ट यानी इस सेंधा नमक में पाए जाते हैं। इसलिए हमारे व्रतों में, पौराणिक आख्यानों में सेंधा नमक को स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, वो सेंधा नमक है। और ये सेंधा नमक हमारे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में उत्पन्न किया जाता है, वहां से निकलता है। लेकिन हम ज्यादातर पाकिस्तान के क्वेटा वगैरह वगैरह शहर है वहां की पहाड़ियों से लाते हैं। तो भारत पाकिस्तान से सेंधा नमक है वो आयात करता है। उसमें 84 प्रकार के खनिज होते हैं, इसलिए नमकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो सेंधा नमक है। सांबर झील जो विशेष, जब अकबर फतेहपुर सिकरी से रवाना हुआ
और जियारत करने के लिए आया था अजमेर। अजमेर वो मोइनुद्दीन चिश्ती के जब जियारत करने आया अपने पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य पर, तो जब अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, तब जयपुर के सांगानेर में उसकी पहली मुलाकात भारमल से हुई थी। और भारमल ने अपनी पुत्री, जो इतिहास में हरकाबाई, इतिहास में साईबाई नाम से प्रसिद्ध थी, इनका विवाह अकबर के साथ में, जब अकबर वापिस जियारत करके लौट रहा था, तब कहते हैं कि सांबर झील के अंदर उसने हरकाबाई से विवाह किया। उस समय यहाँ एक किला भी बनाया गया था, हरकाबाई ने यहाँ विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ हरकाबाई का, जो भारमल की पुत्री थी जहांगीर। जहांगीर ने इसे बेगम मरियम उस्मानी के नाम से पुकारा। अपनी मम्मी को बेगम मरियम उस्मानी जहांगीर ने नाम दिया था, जो अकबर की पत्नी थी और जहांगीर की माता थी और भारमल की बेटी थी हरकाबाई। इसी प्रकार ये अकबर की विवाह स्थली भी कहलाती है। यहाँ एक संत हुए हैं इसामुद्दीन, संत इसामुद्दीन चिश्ती, इनकी भी ये एक कर्म स्थली रहा है और उनका भी पवित्र स्थल रहा है। यहाँ एक मस्जिद है नलियासर मस्जिद, नलियासर, जो एक नलियासर सभ्यता स्थल खोजा गया है, नलियासर मस्जिद। इस नलियासर मस्जिद में भारत के सबसे अधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। तो इस प्रकार सांबर झील के नलियासर मस्जिद की खुदाई में गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। यहाँ सांबर जिसके नाम जिसके ऊपर पड़ा, वहां शाकंभरी माता का साग उगाने वाली एक देवी है। शाकंभरी माता जो चौहानों की कुल देवी के रूप में भी प्रसिद्ध रही है और सांबर की कुल देवी के रूप में, सांबर की रक्षक देवी के रूप में शाकंभरी माता। इतिहास के अंदर आख्यानों में ये वर्णन आता है कि यहाँ के लोगों को निहाल करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए शाकंभरी ने यहाँ जितने भी पत्थर थे उनको उन्होंने कीमती धातुओं में, मूल्यवान धातुओं में परिवर्तित कर दिए। तो लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए उन्होंने पूरे क्षेत्र को, मूल्यवान धातु को चांदी में परिवर्तित कर दिया। और जब चांदी से भी लोग नहीं माने और झगड़ने लगे, तो चांदी को उन्होंने नमक में परिवर्तित कर दिया। इसलिए यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। तो इस प्रकार इनकी ब्राइन है, वो जो है डीडवाना के अंदर नमक उत्पन्न किया जाता है, जिसमें NaCl सांद्रता डाली जाती है, वो ब्राइन आता है। रेस्ता है, वो पचपदरा झील के अंदर वायु प्रवाह प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला नमक है। देवल यहाँ के छोटी छोटी जो निजी संस्थाएं होती है उनको बोलते हैं डीडू, डीडवाना के नमक को कहते हैं सांभरी, सांबर के नमक को कहते हैं। और इस प्रकार क्यार, जो सांबर के अंदर है, क्यारियों में जो नमक बनाया जाता है, और क्यारियों में नमक बनाने के लिए नमक के उस क्यारियों को हिलाते रहते हैं। जब नमक जमता रहता है, पानी गाढ़ा हो जाता है, तो ऊपर वाले जल को बाहर डाल दिया जाता है। इस प्रकार नमक बनाया जाता है। यहाँ संत दादू थे, संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश दिया था इसी सांबर झील के किनारे। संत दादू ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस प्रकार ये हमारी सांबर झील में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और सांबर झील के बारे में पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा मीठी झीलें, ताजे पानी की झीलें।